आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड वेल्डिंग टर्म्स एंड इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो ये जो पहला वीक नंबर 3 का टॉपिक है और ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ये वीक नंबर 2 का टॉपिक है। हम दोनों को आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से वेल्डिंग जॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, उनकी एप्लीकेशंस क्या है और अलग अलग वेल्डिंग के टर्म्स हम जो यूज करते हैं वो कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेल्डिंग जॉइंट्स हम कितने टाइप के वेल्डिंग जॉइंट्स देखते हैं। तो मेनली जो वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक है हमारा बट जॉइंट, दूसरा लैप जॉइंट, तीसरा टी जॉइंट, चौथा है हमारा कॉर्नर जॉइंट और पांचवा है हमारा एज जॉइंट। ठीक है, तो बट जॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 प्लेट्स हैं हमारी जो वेल्डिंग के लिए हमने प्लेट्स यूज की है जिसको हम बेस मेटल भी कहते हैं, वो बेस मेटल एक दूसरे से बिल्कुल समांतर रखी हो और हम बिल्डिंग करें तो इस टाइप के जॉइंट को बोलते हैं हम बट जॉइंट। ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी हमारी जो प्लेट्स होती है वो प्लेट्स यदि एक दूसरे के ऊपर रखी हो और हमें वेल्डिंग करना हो तो इसे हम कहते हैं लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के से हो सकते हैं। एक तो आप सिर्फ एक साइड में जॉइंट पे वेल्डिंग करें, दूसरे में आप दोनों साइड में भी वेल्डिंग कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा लैप जॉइंट। टी जॉइंट जो होते हैं वो उसमें हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर 2 प्लेट्स बस को रखते हैं, इसको मतलब ना ऑन कि करना। ये जो 2 प्लेट्स होती है ये आपस में हाँ 90 फिर अंश का वीडियो कोण दिखाई बनाते देगी, हुए रखी जाती है। सब बंद करें अपनी वीडियो। ठीक है, और फोर्थ हम पॉइंट देख लेते चौथा हम देख लेते हैं। हमारा चौथा जॉइंट होता है कॉर्नर जॉइंट। तो कॉर्नर जॉइंट में हम 2 प्लेट्स के कॉर्नर्स को मिला के वेल्डिंग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉर्नर जॉइंट। और जब हम एजेस मिला के वेल्डिंग करते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ एजेस मिला के वेल्डिंग करनी हो, तो इसे हम कहते हैं। तो ये वाला जो जॉइंट होता है इसमें हमें ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है, ये लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं देता है, इसलिए ये जॉइंट जो है वो बहुत रेयर यूज होते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ये जो जॉइंट्स होते हैं ये 4 प्रकार के ये ही जॉइंट है, बट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट। अब हम आगे जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनका एप्लीकेशंस भी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में वेल्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो वेल्ड के जो प्रकार होते हैं उसको मोटे मोटे रूप से, जैसे कि आपने देखा कि वेल्डिंग जॉइंट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो वो जो 2 हिस्से होते हैं वो होता है, एक होता है ग्रूव वेल्ड या फिर इसी को हम बोलते हैं बट वेल्ड, मतलब कि यहाँ पे वेल्डिंग करने से पहले हमको ग्रूव बनाने होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फिलेट वेल्ड। तो क्या होता है फिलेट वेल्ड, दूसरा होता है बट वेल्ड, तो क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बट वेल्ड की हम बात करते हैं। तो बट वेल्ड में क्या होता है कि जो 2 प्लेट्स होती है वो आपस में 180 अंश का कोण बनाते हुए रखी जाती है। तो देखिए ये एक हमारी प्लेट रखी हुई है, दूसरी ये प्लेट रखी हुई है जिसको हम पेरेंट मेटल भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट मेटल जो है वो एकदम सीधा सीधा रखी हुई है, मतलब कि 180 अंश का कोण बनाते हुए रखी जाती है, तो इसे हम कहते हैं बट वेल्ड। ठीक है, तो बट वेल्ड या फिर इसी को हमने कहा ग्रूव वेल्ड, क्योंकि यहाँ पे हम जो है बेटर पेनिट्रेशन के लिए, पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए ग्रूव बनाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रूव वेल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड में क्या होता है कि फिलेट वेल्ड में जो 2 प्लेट्स रखी रहती है, पेरेंट मेटल की दोनों प्लेट जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बना के रखी जाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना के रखी जाती है और परपेंडिकुलर होगी ये हमेशा। आप जैसे देख पा रहे हैं
अब देखते हैं इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हमारे जितने भी प्रकार के जॉइंट है ये दो ही कैटेगरी में डिवाइड होंगे, या तो ये ग्रूव वेल्ड होंगे या तो ये फिर फिलेट वेल्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि बट जॉइंट, तो बट जॉइंट जो होता है वो एक ग्रूव वेल्ड का प्रकार है। बट जॉइंट जिसे कहते हैं। लेफ्ट जॉइंट, टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में आप तीनों में ही देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये तीनों ही जॉइंट जो है वो फिलेट कैटेगरी में आ जाएंगे, फिलेट वेल्ड का प्रकार है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम वेल्डिंग के दौरान में यूज करते हैं। एक चीज होती है पेरेंट मेटल, मतलब कि जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग करनी है। जैसे इन दो प्लेट्स के बीच में हमें वेल्डिंग करनी है तो इसको हम पेरेंट मेटल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं बेस मेटल। ठीक है, इसी को हम बेस मेटल कहते हैं, या फिर इसी को हम वेल्डमेंट भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या वर्ड हम यूज करते हैं। बहुत बार हम यहाँ पे यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान हीट अफेक्टेड जोन, या फिर सिंपली जो है इसे हम HAZ भी लिखते हैं, हीट अफेक्टेड जोन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे ये वेल्डिंग की हुई है, वेल्डिंग बीट। तो वेल्डिंग बीड के अलावा का जो हिस्सा होता है हमारा पेरेंट मेटल का, वो भी गर्म होता है। और गर्म होने के कारण क्या होता है, इसके मेट्रोलॉजी में जो होता है बहुत सारा डिफरेंस आता है। जैसे कि इसके ग्रेन पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं, यहाँ पे देखेंगे मेटल के ग्रेन पार्टिकल थोड़े कम दूर है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा असर, और फिर वही गर्म होने का यहाँ पे हल्का असर है। तो ये जितने हिस्से में ये जो मेट्रोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं हीट के कारण, मतलब कि उष्मा के कारण, वेल्डिंग की उष्मा के कारण जितने भी हिस्से में हीट का प्रभाव हुआ है वो इस साइड में भी होगा और ये मेटल के इस साइड में भी होगा। ठीक है, वेल्डमेंट के इस साइड में भी होगा। तो ये जितना भी हिस्सा होता है जहाँ पे मेटल में चेंजेस आते हैं, मेटल की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, ये कहलाता है हीट अफेक्टेड जोन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टर्म ले लेते हैं लेग लेंथ क्या होती है। तो ये जितने हिस्से में हमारा वेल्डमेंट है, मतलब कि देखिए ये जो कॉर्नर मोस्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टो। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रूट। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगी, इतनी जो दूरी होगी, ठीक है, इसे कहते हैं हम लेग लेंथ, लेग साइज कहते हैं इसे। ठीक है, लेग लेंथ क्या होगा, तो डेफिनेशन देख लीजिए, distance between junction of the metals and the point where the weld metal touches the base of metal toe is known as leg length। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वेल्ड रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अब देखिए हमारा जो पेरेंट मेटल है उसकी जो डिस्टेंस है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसे ये जो हिस्सा है इसके ऊपर जो हमारी वेल्ड बीट का जमाव होगा, वेल्डिंग हम जो करेंगे वो इस जो लाइन है जिसे हम मीटर लाइन भी कहते हैं, इस मीटर लाइन के ऊपर का जो हिस्सा हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग के दौरान जमाव हो रहा है, इसे हम कहते हैं वेल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, द मटेरियल विच इज अबोव द प्लेट सरफेस, या फिर मीटर सरफेस के ऊपर की जो सरफेस होगी वो कहलाती है वेल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टो ऑफ वेल्ड किसे कहते हैं। तो टो ऑफ वेल्थ, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें टॉपिक में बात की थी कि जहाँ पे भी हमारी मेटल जो है फ्यूज मेटल जो है इलेक्ट्रोड से फ्यूज होके जो हमारी वेल्ड मेटल पेरेंट मेटल से जिस पॉइंट पे मिलती है उसे कहते हैं हम टो। द पॉइंट वेयर द वेल्ड फेसेस जॉइन द पेरेंट मेटल। ठीक है, वेल्ड फेस का जो भी जॉइंट जो भी हिस्सा पेरेंट मेटल से मिलता है वो वाला जो पॉइंट होगा वो टो कहलाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट टो कहलाएगा, ये वाला पॉइंट टो कहलाएगा, साथ में इधर में ये वाला जो पॉइंट है ये भी टो कहलाएगा और ये वाला पॉइंट भी टो कहलाएगा। मतलब कि वेल्ड फेस का, वेल्ड फेस यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वेल्ड फेस से फ्यूजन मेटल का जो भी हिस्सा टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टो। अब टो लाइन किसे कहते हैं, हम देखिए जो
जो दो टो होंगे, है ना, मतलब कि इस वाले साइड में ये वाला पॉइंट टो कहलाएगा, इस वाले जो बेस वाला साइड है इसमें ये पॉइंट टो कहलाएगा। जब ये दो टो जो दो टो है ये आपस में जब मिलते हैं, the line on which the well reinforcement is resting on base metal surface is known as toe line, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये वेल रीइंफोर्समेंट रेस्ट कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टो लाइन, ठीक है। ये जो वेल रीइंफोर्समेंट है, मैंने कहा था कि जो मीटर लाइन है उसके ऊपर का जो भी हिस्सा है जो वेल्डिंग हुआ है उसे हम बोलते हैं वेल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इस ये जो वेल रीइंफोर्समेंट जिस भी लाइन पे रेस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं टो लाइन। मीटर लाइन की बात कर लेते हैं। मीटर लाइन जो होगी, मीटर लाइन और टो लाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो लाइन है जो कि जो दो टो के बीच की जो दो टो है उन दोनों को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि दो हिस्सों में बांटती है, तो ये जो सीधी लाइन है इसे हम कहते हैं मीटर लाइन, ठीक है। तो ये मीटर लाइन जो है वो बहुत ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है। आगे हम इसी के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो दो टो है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन को, सीधी जो रेखा है उसको हम कहते हैं मीटर लाइन, ठीक है। अब मीटर लाइन वेल्डिंग बीड्स कितने प्रकार की होती है। तो वेल्डिंग बीड का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में जो फिलर मेटल हमने यूज की है या फिर हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है, वो इलेक्ट्रोड हमारे बेस मेटल पे पिघल के जमता है। तो ये पिघलने के बाद में किस स्थिति में जम रहा है इसे हम कहते हैं बीड। तो ये जो बीड्स होती है वेल्डिंग बीड वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है कॉनकेव, दूसरी होती है कॉन्वेक्स और तीसरी होती है मीटर बीड। तो किसे हम कहते हैं कॉनकेव बीड, किसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स बीड और किसे कहते हैं हम मीटर बीड, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है अभी हमने जैसे पता किया कि जहाँ पे हमारा वेल्ड फेस से हमारी फिलर मेटल जुड़ रही है वो वाले पॉइंट कहलाते हैं टो, ठीक है। तो ये जो टो होंगे, टो को जो बाइसेक्ट लाइन करेगी उसे हम कह रहे थे कौन सी लाइन, मीटर लाइन। तो मीटर लाइन से जब कोई प्रोफाइल नीचे हमारी वेल्ड होगी, यानी कि हमारी वेल्डिंग जो है वो इस सीधी रेखा से थोड़ी सी नीचे वेल्ड हुई है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव बीट, ठीक है। और यदि ये मीटर लाइन हम सीधी यदि हम ड्रॉ करें, ये मीटर लाइन से यदि ऊपर तक के जो वेल्डिंग हो जाती है, वेल्डिंग बीड होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स बीड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं हम अवतल और इसे कहते हैं हम उत्तल, ठीक है। तो उत्तल प्रकार की बीड ये हो गई और ये एक हो गई अवतल प्रकार की बीड। इसके आगे हम और पिक्चर देख लें तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जिसमें ये जो लाइन, ये जो बीड है वो मीटर लाइन से थोड़ी सी नीचे हमें दिख रहा होगा, इसका झुकाव जो है वो मीटर लाइन से नीचे की ओर है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव बीड। और जो बीड होती है वो मीटर लाइन से थोड़ी सी उथली हुई होती है, उत्तल प्रकार की होती है, मीटर लाइन से थोड़े ऊपर है, अबोव है, तो इस टाइप की बीड्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स बीड। और मीटर लाइन, तो मीटर बीड की बात करें तो जो मीटर लाइन के ऊपर जो बीड बनेगी जो बिल्कुल सीधी समांतर होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी मीटर बीड। अब रूट और रूट फेस की बात कर लेते हैं। तो रूट क्या होगा, देखिए यदि हमारा ये टी जॉइंट की हम बात करें तो टी जॉइंट में आप देख रहे होंगे कि ये एक हमारा मेटल का, पेरेंट मेटल का एक पीस है और दूसरा पेरेंट मेटल का ये पीस है, और ये जो जिस पॉइंट पे हमारे ये जो दोनों पीस टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है रूट, ठीक है। रूट यानी कि जड़ भी होती है। जैसे कि आप ये यहाँ पे ये टी जॉइंट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आप यदि देख पा रहे हैं, यदि हम बट जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये बट जॉइंट में यदि ये जो दोनों पेरेंट मेटल के ये जो पीस है वो जिस पॉइंट पे आके नीचे की ओर मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं रूट। द पार्ट्स टू बी जॉइंट that are nearest together are known as
नियरेस्ट रूट, यानी कि जिन दो हिस्सों को जोड़ा जाना है वो जिस नियरेस्ट पॉइंट पे आके जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं रूट। जैसे कि यहाँ पे ये वाला रूट कहलाएगा और ये वाले जो टी वाला सेक्शन है इसमें ये वाला पॉइंट रूट कहलाएगा। अब रूट फेस किसे कहेंगे? द सरफेस फॉर्म्ड बाय स्क्वायरिंग ऑफ द रूट एज of the fusion phase to avoid sharp edges at the root is known as root phase। ठीक है, यदि शार्प होने से बचाना है और जहाँ पे हम वेल्डिंग करनी है तो वो वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो कहलाता है रूट फेस, यानी कि जिसपे हमको वेल्डिंग करनी है। आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये हमारा सिंगल वी बट ज्वाइंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो देखिए रूट तो कौन सा कहलाएगा? ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा रूट। ठीक है, लेकिन हमारा जब हमने बेवेलिंग की है किसी भी प्लेट पे, वो बेवेलिंग जो है वो इस हिस्से तक की है और ये वाला जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ही छोड़ दिया है ताकि ये शार्प ना हो, ये वेल्डिंग के दौरान जो है पेनिट्रेशन को अच्छे से विथस्टैंड कर ले, सहन कर पाए। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं रूट फेस। ठीक है, अब रूट गैप एक चीज होती है, मतलब कि ये जो दो प्लेट्स है उन दोनों को थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम रखते हैं। नॉर्मली 1 से 2 mm के बीच का डिफरेंस हम रखते हैं। मोटी प्लेट्स की वेल्डिंग में ये और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये जो हम गैप हम रख रहे हैं इसे हम कहते हैं रूट गैप। मतलब कि दोनों के जो ये रूट्स हैं अलग अलग, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम कह रहे हैं रूट गैप। और रूट गैप रखने का मेनली रीजन क्या होता है? मेनली रीजन होता है कि हम बेटर पेनिट्रेशन प्राप्त करें, हम बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए हमारे वेल्ड मेटल को, ताकि ये बहुत अच्छे से लोड सहन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको रूट फेस किसे कहते हैं। जहां तक कि हमारा बेवेलिंग हुई है और उससे पहले का जो सरफेस है जिस वो हिस्से में हमने बेवेलिंग नहीं की है, तो वो वाला हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं रूट फेस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहला रहा है रूट गैप। और ये वाला जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम रूट, यानी कि सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है पेरेंट मेटल की प्लेट का वो कहलाता है रूट। अब हम बात करते हैं रूट रन क्या होता है और बाकी और रन्स क्या होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट रन होता है किसी भी वेल्डिंग बीट का उसे हम कहते हैं रूट रन। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है ये, क्योंकि इससे जैसे पहला रन होगा तो कॉमन सेंस में हम कहते हैं फर्स्ट रन, मतलब पहला जो रन होगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट रन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फर्स्ट रन होता है, जो वेल्डिंग का सबसे पहला रन होता है उसे हम रूट रन कहते हैं। और रूट रन मारने का जो सबसे बेसिक एम होता है वो होता है हमें वेल्डिंग में पेनिट्रेशन लेके आना, वेल्ड बीड में पेनिट्रेशन को की कमी को पूरा करना। ये सबसे पहला काम जो होता है वो रूट रन का होता है। नेक्स्ट जो भी रन हमारा, मतलब जो भी वेल्डिंग होगी वो हमारी कहलाएगी रन। तो जैसे इसके बाद में सेकेंड वाला जो रन कहलाएगी इसको कर लेंगे फर्स्ट रन, सेकेंड रन ये, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थर्ड रन। ऐसे ही हमारे थर्ड फोर्थ ऐसे टाइप के ऐसे में रन आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखने वाली जो चीज है वो है फर्स्ट रन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट रन जो होता है वो हमेशा होता है रूट रन। जो नेक्स्ट वाला जो रन मारा जाता है उसे हम हॉट पास भी कहते हैं। और इसे हॉट पास कहने का रीजन ये होता है कि जब हम रूट रन मारते हैं तो उसे हम बहुत अच्छा और पेनिट्रेशन दिलवाने के लिए टेम्परेचर, मतलब कि जब हमारी करंट होता है उसे बहुत अधिक बढ़ा के हम वेल्डिंग करते हैं, ताकि जो हमारा रूट रन है वो भी अच्छे से पिघल के पेनिट्रेशन हमें दे। और साथ में ही ये वाला जो रन है वो वाला ही वो रूट रन से बिल्कुल मिल जाए, इसलिए हमें इसे हॉट पास कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूजन पेनिट्रेशन हमें किसे कहते हैं। फ्यूजन पेनिट्रेशन क्या होता है कि डेप्थ ऑफ फ्यूजन जोन इन द पेरेंट मेटल इज नोन एज फ्यूजन पेनिट्रेशन। रूट पेनिट्रेशन किसे कहेंगे? रूट पेनिट्रेशन होता है प्रोजेक्शन ऑफ रूट रन एट द बॉटम ऑफ द जॉइंट। तो जो सबसे पहला हमने रूट रन लगाया है वो कितने नीचे तक के गया है हमारा, वो कहलाता है रूट पेनिट्रेशन। ठीक है,
तो रूट जो सबसे पहला वाला हमने रन लगाया है वो कितने नीचे तक के हमारे वेल्ड बीट तक के गया है, ये कहलाता है रूट पेनिट्रेशन। तो और इससे पहले हमने बात की फ्यूजन पेनिट्रेशन। तो फ्यूजन पेनिट्रेशन मतलब कि जो हमारा पूरा का पूरा वेल्ड बीड, जब हमारी पूरी वेल्डिंग हो जा रही है, वो पिघल के हमारा मेटल के कितने हिस्से तक के गई है, ये हमारी कहलाता है फ्यूजन पेनिट्रेशन। तो रूट पेनिट्रेशन और फ्यूजन पेनिट्रेशन में क्लियर हो गया होगा बात कि फ्यूजन पेनिट्रेशन क्या हो रहा है कि जब हम कंबाइंड बात कर रहे हैं कि हमारी, जब हमने सारे रन लगा लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने हमें रन की जरूरत पड़ रही है हमारे वेल्डिंग में, ठीक है, वो रन लगाने के बाद में पेनिट्रेशन हमारे पूरे मेटल में कितना हुआ है वो कहलाएगा फ्यूजन पेनिट्रेशन। और यदि हम रूट पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं तो रूट रन हमने जो लगाया है वो कितनी गहराई तक के हमारे वेल्डिंग में पहुंचा है, तो वो कहलाता है रूट पेनिट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं सीलिंग रन और बेकिंग रन की। सीलिंग रन क्या होता है और बेकिंग रन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि बेकिंग रन क्या होता है। तो बेकिंग रन जो होता है, स्मॉल वेल्ड डिपॉजिट ऑन द रूट साइड ऑफ द बट और कॉर्नर ज्वाइंट जो होता है वो कहलाता है बेकिंग रन। बेकिंग रन मतलब कि हम वेल्डिंग जहाँ से भी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे पहला वाला जो रन हमने मारा है, ठीक है, वेल्डिंग पूरी होने से पहले, तो उसे हम कह रहे हैं बेकिंग रन। और ये जो रन होगा वो बहुत स्मॉल वेल्ड होगा, मतलब कि बहुत स्ट्रिंजर बीट होगी, मतलब एकदम पतली सी हम वेल्डिंग मारेंगे, इसे हम कह रहे हैं बेकिंग रन, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो कहलाता है सीलिंग रन। तो सीलिंग रन किसे कह रहे हैं हम, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सीलिंग रन क्या हो रहा है, जब आपको किसी भी पार्ट को सील करने की जरूरत हो, है ना, आपने वेल्डिंग तो कंप्लीट कर दी है लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सील हो जाए, तो इस वेल्डिंग के बाद में हम जो एक सील करने के लिए हम किसी मेटल पे रन मार रहे हैं उसे हम कहते हैं सीलिंग रन। अब हम देख लेते हैं थ्रोट थिकनेस क्या कहलाती है। तो थ्रोट, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये वाला जो पॉइंट होता था ये होता था टो, और ये वाला पॉइंट होता था ये कहलाता था रूट। तो टो से लेके रूट के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसी भी मेटल की वो कहलाती है लेग लेंथ, ठीक है। और लेग लेंथ को ही हम जब इस तरीके से लें कि ये जो दो टो के बीच की जो लाइन है उसे हम आगे की ओर बढ़ाएं, और रूट की लाइन को भी बिल्कुल हम टो लाइन से बिल्कुल ही पैरेलल बढ़ाएं, तो ये जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस, ठीक है। मतलब कि टो लाइन को हम आगे की ओर बिल्कुल सीधे बढ़ाएं और रूट लाइन को हम सीधे आगे बढ़ाएं, तो ये जो दोनों लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस, ठीक है। थ्रोट यानी होता है गला और थिकनेस यानी होता है मोटाई। तो गले की मोटाई आप मतलब सिंपली हो कह सकते हैं। अब लेग लेंथ और थ्रोट थिकनेस के बीच में एक जो होता है, एक रिलेशन होता है, वो ये देख सकते हैं कि लेग लेंथ जो होगा वो हमेशा जो होगा वो थ्रोट थिकनेस से थोड़ा सा कम होगा। वो कितना कम होगा, √2 गुना कम होगा। √2 मतलब की वैल्यू होती है जिसकी 1.4, 1.4 इंटू थ्रोट थिकनेस यदि हम कर दें तो हमें लेग लेंथ मिल जाएगी किसी भी मेटल की। अब हम बात करते हैं वेल्ड फेस। अब जिस वाले भी हम हिस्से में हमको वेल्डिंग करनी होती है उस वाले हिस्से को हम कहते हैं वेल्ड फेस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये मेटल पीस देख पा रहे हैं, दूसरा ये मेटल पीस जिसको हम पेरेंट मेटल कहते हैं, ये दोनों पेरेंट मेटल पे हमको यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं वेल्ड फेस। वेल्ड जंक्शन किसे कहेंगे हम, बॉन्ड एंड द हीट अफेक्टेड जोन जो होंगी उसे हम कहते हैं वेल्ड जंक्शन, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन फ्यूजन जोन और फ्यूजन जोन जहाँ पे हमारी वेल्डिंग हुई है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहला रहा है हमारा हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन और फ्यूजन जोन के बीच की जो बाउंड्री होगी, ये वाली जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं वेल्ड जंक्शन, ठीक है। वेल्ड जंक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया फ्यूजन जोन, और फ्यूजन जोन के बाद में ये हो गई हमारा हीट अफेक्टेड जोन। तो इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं वेल्ड जंक्शन,
ये जो बाउंड्री है ये पूरी बाउंड्री कहलाती है हमारी वेल्ड जंक्शन। अब हम फ्यूजन फेज की बात कर लेते हैं। तो फ्यूजन फेज क्या हो रहा है, जिस वाले हिस्से में द पोर्शन ऑफ सरफेस विच इज टू बी फ्यूज्ड ऑन मेकिंग द वेल्ड इज नोन एज फ्यूजन फेज। ठीक है, तो जब हम वेल्डिंग करेंगे और जो पोर्शन हमारा पिघलेगा वेल्डिंग के दौरान वेल्ड मेटल पेरेंट मेटल का, वो कहलाता है फ्यूजन फेज। मतलब कि जिस भी हिस्से को मेटल वेल्डिंग के दौरान जिस भी बेस मेटल के हिस्से को पिघल के मेटल के साथ में जुड़ना है वेल्ड मेटल के साथ, तो ये कहलाता है फ्यूजन फेज। ठीक है, अब फ्यूजन जोन की बात कर लेते हैं हम। फ्यूजन जोन क्या होगी, डेप्थ ऑफ विच पेरेंट मेटल हैज बीन फ्यूज्ड। ये जितने भी हिस्से में ये जो पेरेंट मेटल पिघला है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है फ्यूजन जोन। ठीक है, मतलब कि देखिए ये हमारा एक वेल्डिंग पीस है, ये वाला एक वेल्डिंग पीस है, ये जितने हिस्से में पिघला है और पिघल के आपस में जुड़ा है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा का पूरा ये कहलाता है फ्यूजन जोन। अब बेसिक चीजें हमको दिखाई दी कि एक चीज होती है फ्यूजन, दूसरा होता है पेनिट्रेशन। तो फ्यूजन क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं हमको फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन का मतलब होता है जब हम हमारी मेटल है वो आपस में एटॉमिक बॉन्डिंग बनाएगी, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान हमारा मेटल बेस मेटल और हमारा ये जो फिलर मेटल है, ये एक दूसरे से ऊष्मा के प्रभाव के कारण पिघल के आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो जुड़ने की प्रोसेस होगी इसे कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब यदि हमने हीट बहुत ज्यादा रखी है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा करंट रखा है, तो ये फ्यूजन तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि हमने हीट कम रखी है, करंट यदि हम कम करके वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो दोनों मेटल है वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये दोनों मेटल एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिल नहीं पाए हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिट्रेशन क्या होता है। तो पेनिट्रेशन क्या होगा कि जो ये फ्यूजन है, मतलब कि दोनों प्लेटें पिघल के कितने मेटल के अंदर तक के सतह तक गई हैं, ये कहलाता है पेनिट्रेशन। ठीक है, मतलब कि बेस मेटल और फिलर मेटल ये दोनों आपस में पिघलेगी, तो ये जो पिघलने वाली प्रोसेस है इसे तो हमने कह दिया फ्यूजन। ठीक है, लेकिन ये पिघलने के बाद कितने सरफेस तक के नीचे गई है, मेटल के रूट तक कितने हिस्से में गई है, इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमें फिलर मेटल और बेस मेटल दोनों को पिघला के मिलाना है, तो ये पिघला के मिलाने की जो क्रिया है ये कहलाती है फ्यूजन। और जब ये हमारे जो फ्यूज्ड मेटल है वो हमारे बेस तक के कितने दूरी पे गया है, ये कहलाएगा पेनिट्रेशन। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे जो वेल्डिंग बीड है, पेरेंट मेटल है, वो तो यहाँ तक था, हमारा पिघला फ्यूजन वाला हिस्सा है वो इतना बढ़ गया, तो इसे हम कहेंगे एक्सेसिव पेनिट्रेशन, अत्यधिक पेनिट्रेशन। यदि ये बिल्कुल सतह तक के ही है हमारी दोनों प्लेट्स की, तो इसे हमें कहेंगे गुड पेनिट्रेशन। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत मोटे साइज का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया या फिर हमने बहुत ज्यादा करंट यूज कर लिया, तो ये जो मेटल होगा ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर में चिपक जाएगा, ये बेस मेटल तो नीचे तक के पिघली मतलब पेनिट्रेशन अंदर तक के गया ही नहीं, फ्यूज मेटल नीचे तक जा नहीं पाई, तो इसे हम कहते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होगी कि फ्यूजन किसे कहते हैं, पेनिट्रेशन किसे कहते हैं। अब आपके लिए जो है असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन है रूट गैप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच जॉइंट। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि रूट गैप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच जॉइंट, किस जॉइंट के लिए रूट गैप की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए हम जो है पहले पीछे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे हमने
वेल्डिंग जॉइंट्स पढ़े हैं वहां पे हम देखते हैं कि कहाँ हमें रूट गैप की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए ये जो दोनों मेटल होते हैं, ये जो जॉइंट है ये है हमारा बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में तो हमें मेटल की वेल्डिंग करने के लिए गैप रखना ही रखना पड़ता है। ये जैसे कि हम इस पे बात कर लेते हैं, तो ये बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट जो होती है उसमें हम जब वेल्डिंग करते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप रखा जाता है, इन दोनों के रूट्स के बीच में गैप रखा जाता है ताकि पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातें की थी। तो पेनिट्रेशन ज्यादा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम रूट रखते हैं, रूट गैप रखते हैं। लेकिन लेफ्ट जॉइंट, टी जॉइंट या फिर कॉर्नर जॉइंट में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे हम गैप नहीं रख सकते हैं। हमें यदि बहुत अच्छा फ्यूजन चाहिए दोनों मेटल्स का, तो हमें इन्हें इनकी सतह को आपस में बिल्कुल चिपका के रखना होता है। तो यहाँ पे रूट गैप नहीं हम देते हैं। मतलब फिलेट जॉइंट्स जो होंगे वहां पे हमें रूट गैप की जरूरत नहीं है, बट जॉइंट्स की कंडीशन में हमें जो होता है की जरूरत है। तो इसका जो होगा आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका देखिए, टी जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल बेबल बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट। तो ये सारे जो जॉइंट है इसमें आप देख पा रहे होंगे लास्ट में है बट जॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि बट जॉइंट में अभी जैसे हमने बात की कि बट जॉइंट में हमें रूट गैप रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि हम फिलेट जॉइंट की बात करें वहां हम रूट गैप नहीं रखते हैं। तो ये कह रहा हमारा हो जाएगा टी जॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूट गैप की हमें कहाँ जरूरत नहीं होगी, टी जॉइंट में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्मॉल होल प्रोड्यूस्ड इन द बड जॉइंट एट द लीडिंग एज अंडर द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज। ठीक है, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं बड जॉइंट में तो स्पेशली हमको पेनिट्रेशन बड जॉइंट में स्पेशली चाहिए होता है। जहाँ हमें पेनिट्रेशन बहुत मस्ट होता है वहाँ पे हम स्पेशली ट्राई करते हैं कि हम बड जॉइंट बनाए। ठीक है, तो बड जॉइंट में भी हमें बिल्कुल बहुत अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त हो उसके लिए हम इलेक्ट्रोड के साथ में एक होल मेंटेन करते हुए चलते हैं। जैसे जैसे वेल्डिंग आगे बढ़ती है वो होल भी आगे बढ़ते जाता है। तो इस वाले होल को हम क्या कहते हैं? तो ये पहला ऑप्शन है पिन होल, दूसरा है रूट होल, तीसरा है की होल और चौथा है ब्लो होल। तो पिन होल और ब्लो होल जो है ये तो वेल्डिंग के डिफेक्ट होते हैं। रूट होल नाम का कोई वर्ड नहीं है, हम यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। ये हम जो मेंटेन करते हुए चलते हैं इसे हम कहते हैं की होल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द वेल्ड मेटल इज बिलो द मीटर लाइन इज नोन एज। ठीक है, अभी मैंने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि मीटर लाइन के नीचे वाली जो बीड होगी उसे हम क्या कहेंगे, और यदि हमारा मीटर लाइन के ऊपर कोई बीड जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हम पीछे देख लेते हैं, एक बार कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम किसे मीटर लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हमें क्या कहते हैं, उस बीट को क्या कहते हैं, और जो मीटर लाइन के ऊपर वाली बीट है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, मीटर लाइन के जो नीचे वाली जो बीट होती है उसे हम कहते हैं कॉनकेव बीट, और मीटर लाइन के ऊपर की जो बीट होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स बीट। तो इसका आपको आंसर मिल गया। बिलो जो मीटर लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं कॉनकेव बीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनकेव बीट। A first run deposited in the root of the joint। तो अभी मैं जब बात कर रही थी कि जब हम रूट रन की बात कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे से एम्फेसिस करके मैंने ये बताया था कि जो सबसे पहला रन किसी भी वेल्डिंग किसी भी पेरेंट मेटल के ऊपर किया जाता है या किसी भी वेल्डिंग मेटल पे किया जाता है, तो वो जो फर्स्ट रन होता है उसे हम कहते हैं रूट रन। ठीक है, बाकी ये फ्यूजन रन, रिसिलियन, बेकिंग रन, ये अलग अलग चीजों की बात है जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड अबोव द सरफेस ऑफ पेरेंट मेटल। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पे वेल्डिंग बीट की यदि बात करें तो देखिए, यदि हम यहाँ पे दो पेरेंट मेटल हमने यहाँ पे रखा हुआ है और हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड अबोव द सरफेस ऑफ पेरेंट मेटल। जैसे ये हमारी पेरेंट मेटल है उसके ऊपर की जो
वेल डिपॉजिट है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसके हम बात कर ही चुके हैं। अब वेल्ड जोन, जितने हिस्से में हमारी वेल्डिंग हुई है उसे कहते हैं वेल्ड जोन। हीट अफेक्टेड जोन, जहाँ पे हमारा हीट के कारण, ऊष्मा के कारण बेस मेटल में डिफरेंस आ गया है जितने हिस्सों में, उसे हम हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। और लेग लेंथ किसे कह रहे थे हम? रूट और जो हमारी टो के बीच का, जो टो लाइन के बीच का, जो मीटर लाइन के बीच की जो दूरी थी उसे हम कहते थे लेग लेंथ। अब बाकी एक नेक्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों को करना है, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है वो से फिलेट और बट वेल्ड में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वेल्डिंग जॉइंट के बारे में लिखना है। साथ में आपका असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है कि आपको रूट फेस और रूट गैप की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट वेल्ड फ्यूजन, वेल्ड पेनिट्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है टो लाइन, टो और मीटर लाइन के बीच में आपको की डेफिनेशन बताना है। साथ में ही कितने प्रकार की हम वेल्डिंग बीट की बात करते हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, ये आप लोगों को असाइनमेंट अपने साथ में तैयार करते हुए चलना है। और जो है यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के बारे में हम आज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाकी फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर हम आज का सेशन यहीं पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।